हाय स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का 9th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम कुछ पहले पढ़ चुके हैं। ठोस, द्रव, गैस के गुण वगैरह ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ जो होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ की एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदला जा सकता है। ये ताप व दाब के सम्मिलित प्रभाव द्वारा संभव है। अब पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। मैंने आपको पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस को द्रव में बदलने के लिए क्या होता है, कुछ अवस्थाएं, ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा। तो ठोस से द्रव जब उसमें परिवर्तन होगा तो क्या है, कुछ गलनांक भी होता है, किसी चीज़ में क्वथनांक होता है। तो ये सारी कुछ अवस्थाएं हैं जिसके कारण वो एक रूप से दूसरे रूप में चले जाते हैं। जैसे कि अब देखो, ताप द्वारा अवस्था में परिवर्तन। अब जैसे ठोस अवस्था है, उस पर ताप का कुछ प्रभाव पड़ेगा तो फिर उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था किस में चेंज हो जाएगी, द्रव होगी या फिर गैस में। तो सभी चीज़ों का, बाहर के टेम्परेचर का, ताप का, इन चीज़ों का क्या पड़ता है, उस अवस्था पर परिवर्तन आता है। तो हम देखेंगे ताप द्वारा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदला जा सकता है। पदार्थों को ही बदला जाता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। जैसे ठोस को द्रव में, जैसे बर्फ ठोस अवस्था में है, फिर जब वो पिघल जाता है तो द्रव में आ जाता है, और जब भाप बन के उड़ता है तो वो गैस अवस्था हो जाती है। तो पहला है गलन या मेल्टिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल्टिंग। ठोस के ताप को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही हम ठोस का ताप बढ़ाएंगे, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गति करने लगते हैं कण। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अब अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रम को ही गलन या संगलन कहते हैं। जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रम को ही गलन या संगलन कहते हैं। इतनी बड़ी डेफिनेशन याद ना करके आप इसको याद करना, ठीक है। अब वो है गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव जो गलनांक और क्वथनांक, ये हमेशा याद रखना, 2 शब्द ये ज़्यादा यूज़ होंगे हमारे। गलनांक, क्वथनांक, निक्षेपण, उत्परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हैं, पर गलनांक और क्वथनांक आप याद रखना। गलनांक क्या होता है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है, इसका गलनांक कहलाता है। एक पर्टिकुलर ताप है जिस पर ठोस पिघलेगा और द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, उसको ही गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कण के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। क्या होगा, किसी ठोस का गलनांक ये बताता है कि उस ठोस के जो कण हैं उनके बीच में कितना आकर्षण बल है, जिस पर वो पिघल जाएगा, उसका जिसका जितना अधिक गलनांक होगा उनके कणों के बीच में उतना अधिक बल होगा, ठीक है। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। तो जब बर्फ़ को पिघलाना है या गलाना है या द्रव में बदलना है तो इतने टेम्परेचर दिया जाता है बर्फ़ को, तब वो पिघलता है, या उसका गलनांक पॉइंट होता है 273 केल्विन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम गलन की गुप्त ऊष्मा। ये ज़्यादा नहीं आता, ये ठीक है, पढ़ लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन में प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिस ऊष्मा का यूज़ किया जाता है गलनांक, उसे ही प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। बाष्पन, ये आता है, देखो ये 2 नंबर में आते हैं। देखो अभी 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, और भी चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चन से यहाँ से बन जाते हैं। जैसे कि देखो निक्षेपण है, ये आया था अभी एग्जाम में। निक्षेपण क्या है, या ऊर्ध्वपातन क्या है, 2 नंबर में आता है ये। क्वथनांक की भी डेफिनेशन आ सकती है, गलनांक हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, केवल 2 नंबर में पूछी जाती हैं, आएंगी भी तो।
वाष्पन, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित ताप पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस ताप पर द्रव गैस में बदल जाती है। इतनी ऊष्मा दे देते हैं कि कण स्वतंत्र हो जाते हैं और वो स्वतंत्र होकर इधर उधर जाने लगते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदल जाती है। जब स्वतंत्र हो जाते हैं कण तो द्रव क्या है, गैस में बदल जाती है। सबसे पास कण ठोस में होते हैं, थोड़ी उनसे विरल अवस्था में किस में होते हैं, द्रव में, और सबसे दूर ज़्यादातर कणों के बीच में जो दूरी होती है वो गैस के कणों में होती है। इसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं। इस प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। यह प्रक्रिया किसी भी ताप पर हो सकती है। क्वथनांक क्या होता है, देखो, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, ठीक है। गलनांक, गलने का बताया था। क्वथनांक जिस पर द्रव उबलने लगता है। पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब पानी उबलने लगता है, इसे इसका क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का वाष्पन तीव्र गति से होता है। जब पानी गर्म होता है, उबलने लगता है, तो आपने भी देखा उसमें से वाष्प भी तीव्र गति से निकलती है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडल दाब पर 1 kg जल को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्प में बदलने की ऊष्मा को वाष्पन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब निक्षेपण देखो, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बन रहा है तो निक्षेपण है, और द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस में जा रहा है, द्रव में नहीं बदल रहा, सीधे ठोस में बदल रहा है, तो वो अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैस में, बीच की जो अवस्था होती है द्रव की आपकी, वो नहीं दिखाई दे रही है इसमें, वो क्या हो जाएगा हमारा, ऊर्ध्वपातन। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से सीधे ठोस में बदलना ये निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस में बनने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन का उल्टा निक्षेपण होता है। क्या होता है निक्षेपण में, ठोस से सीधे गैस में आ रहा है, और निक्षेपण में क्या हो रहा है, गैस से सीधे ठोस में आ रहा है। तो ये अपोजिट हो जाएगी। पहली याद रख लेना, दूसरा उसका उल्टा कर देना। जैसे कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका। दाब ताप द्वारा अवस्था में परिवर्तन। अब दाब का भी प्रेशर पड़ता है अवस्था परिवर्तन में। देखो, दाब बढ़ाकर व तापमान घटाकर गैसों के द्रव में या ठोस में बदला जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दाब पर ठोस होती है, परंतु कम दाब पर सीधे ठोस से गैस बदल जाती है। ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या था, अभी हमने पढ़ा है, ये है ऊर्ध्वपातन में आ जाती है। इसीलिए ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। दाब का भी क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। दाब का मात्रक, वायुमंडलीय दाब का मात्रक, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, ये आता है शॉर्ट में आपका OTO में। दाब का ऐसा ही मात्रक करते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का या ताप या दाब द्वारा अंतः परिवर्तन निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। ये छोड़ो, अब देखते हैं हम वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, एक निश्चित ताप पर वाष्प बनकर उड़ना, यही क्या है, वाष्पीकरण। देखो, अब सरल भाषा थी, अभी हम बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी वाष्पीकरण। एक निश्चित ताप पर द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव, यहाँ से याद कर लेना, वाष्पीकरण कहते हैं।
वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। सतही क्षेत्र। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सूखने के लिए हमें उन्हें फैलाना होता है। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है? जब सतह का क्षेत्रफल अधिक कर देते हैं। हम किसी चीज़ को अधिक क्षेत्र में फैला देते हैं तो वो क्या है, जल्दी सूख जाती है। तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे कि वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। जहाँ पर आर्द्रता रहती है, नमी रहती है, वहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण कम हो पाता है। वायु की गति। वायु की गति में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए हमारे 4 कारण किसके प्रभावित करते हैं जो वाष्पीकरण को। तापमान, सतही क्षेत्र, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण होने के कारण शीतलता हो जाती है। जैसे त्वचा पर एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने पर द्रव के वाष्पन द्वारा शीतलन। ये द्रव हमारी त्वचा से ऊष्मा खींचते हैं। मटके में पानी सतही जल के कणों के वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा होता है। तो ये है वाष्पीकरण का शीतलन, यानी वाष्पीकरण कैसे शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे वाष्पीकृत होने से हमें शीतलता मिलती है। हमारे शरीर पर पसीना ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद हमारे शरीर या हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो वाष्पीकरण द्वारा शीतलन कैसे होता है ये बताया गया है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आप खुद कर सकते हो, आप करने की कोशिश करना और इसके नोट्स बनाना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सारा कुछ दिया है उसमें। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये दिया है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्मी में ठंडे घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? वायु में जलवाष्प होती है, कैसे सिद्ध करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हैं, तो आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा नहीं था इस चैप्टर में कुछ। आपको ये क्वेश्चन आंसर भी करने हैं इसके। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। नीचे आंसर्स भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर शीट देख लेना आप लोग।